और कितना मार्केटिंग है ये? सर मेरे हिसाब से 80% तो सही है, 80? बाकी 20 मार्केटिंग को। ओके, ठीक है। अतुल सर आप बताइए, परसेंटेज वाइज व्हाट डू यू थिंक? 90% मार्केटिंग, 10% काम। सेजल ने उल्टा बोला ना, 80 सही और 20 मार्केटिंग, राइट? मैं बोला तो उल्टा। हाँ ठीक है। मैं भी बताता हूँ। कार्तिकेय व्हाट डू यू थिंक? सर अभी एंटी थीसिस दे रहे। नहीं, अभी प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ नहीं, एज इन डिस्कस होके विल प्रोबब्ली चेंज आवर ओपिनियन आल्सो। लेट्स सी। कार्तिकेय, कैन यू हियर मी? Hi, yeah. I'm sorry. I व्हाट just डू यू थिंक? ध्यान पे और था। मेडिसिन जो है कितना सच है, कितना मार्केटिंग है? लाइक 100 आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ 10, व्हाट इज द परसेंटेज? मेडिसिन इंडस्ट्री जो है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, किस percentage you will say, according to you, it's your own personal opinion, what percentage you think is reality and what percentage you think is marketing for medicines? Okay, that's a good question. I think मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा, but नहीं है क्या? I frankly cannot really say anything. मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा। मैंने so one person took 80-20. No, 80 marketing, 20 reality. Other person said almost the other way around. Neeraj, what do you think? So for me it's 50-50. Okay. Yeah, for me also it's 50-50. Abhishek has joined. Let's ask Abhishek. Abhishek, unmute please. Sorry, एक बार। हाँ अभिषेक, क्वेश्चन है ये फार्मा इंडस्ट्री जो है कितने परसेंटेज मार्केटिंग है, कितने परसेंटेज सच है अकॉर्डिंग टू यू? बताओ। 80% मार्केटिंग, 20% सच। वाह वाह, अतुल सर भी सेम बोले। मेरा आसपास वाला बहुत सारा आदमी एमआर में है, हम उस सबको देखते हैं। मतलब करेक्ट, इसको आते हैं। मैं थोड़ा एक बार एक समरी कर देता हूँ कि किसने कैसा परसेंटेज बोला। तो अतुल सर ने भी यही बोला, 80 मार्केटिंग 20 रियलिटी। नीरज ने बोला 50-50, मैंने भी 50-50 बोला। सेजल ने बोला अदर वे अराउंड, 80 रियलिटी 20 मार्केटिंग। ठीक है, अब अभिषेक आप बताइए कि आपके हिसाब से 80-20 क्यों चुना आपने? 80% मार्केटिंग? नहीं, 80% मार्केटिंग इसका बहुत सारा मकसद है कि आप कहीं दवा लेने जाइए, कोई दवा का दुकान 1% भी ऑफ नहीं दे देता है, कोई 15% दे देता है और कोई 35% भी दे देता है। तो ऐसा नहीं है कि जो आपको 35% देता होगा वो प्रॉफिट नहीं कमाता होगा, वो भी प्रॉफिट कमाता होगा। बेस्ट एग्जांपल दे रहे हैं अभी मास्क का, ठीक है, जो आपसे हम डिस्कस किए थे और लोगों से बता रहे हैं। जो मास्क हम 300 में मेडिकाना से परचेज किए, उसका सप्लायर के पास गए तो वो बोल रहा था कि हम मेडिकाना को 60 रुपया में दिए थे। अब बताइए, वो 60 रुपया बोल रहा है मेरे से, तो वो 50 रुपया में दिया होगा, कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ? तो ओनली वन थिंग, मार्केटिंग से ही ये चीज पॉसिबल है। आप डॉक्टर के पास जाइए, एमआर वाला पहुंचे रहता है, सब डॉक्टर को इतना सारा कमीशन देता है। आप किसी भी चश्मा के डॉक्टर के पास जाइए, उसका बगल में चश्मा का दुकान रहता है, वो मार्केटिंग नहीं है तो क्या है? डॉक्टर वही दवा लिखता है जिस दवा में एमआर से उसको पैसा मिलता है, ठीक है। डॉक्टर को वो फ्रीज पहुंचाता है सब, तो ये सब चीज कहाँ से आता है? हमें लोग से तो वो पैसा लेता है। ठीक है, ठीक है। अतुल सर आपका क्या टेक है? अभिषेक से पूरा एग्री या मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि क्योंकि मैं उस इंडस्ट्री में काम भी किया हूँ, मैं ये सब कंपनीज जो है फाइजर, ग्लैक्सो, ये सारे में क्लाइंट्स थे। मैं मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हूँ, तो क्लाइंट पार्टनर तो मेरे क्लाइंट्स हैं बड़े बड़े फार्मा इंडस्ट्रीज। तो और दूसरी एक और मैं पर्सनल एक शेयर करता हूँ, लोग नॉर्मली लोग शेयर नहीं करते हैं। साल का 1 करोड़ रुपया खर्च होता है मेरे दवा पे, 1 करोड़ से ज्यादा।
इसीलिए मैं अमेरिका में रुका हुआ हूँ, क्योंकि भारत में मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मतलब कि तो दवा में लगता है। तो मैं तो एक्चुअली बेनिफिशियरी हूँ एक्चुअली इंडस्ट्री का, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि सिस्टम गड़बड़ है। तो बेनिफिशियरी इसलिए हो कि मेरे जो एक्सपेंस जो दे रहा है वो इंश्योरेंस कवर कर रहा है। इंश्योरेंस ऐसा है कि 100% ऑलमोस्ट कवर करता है। लेकिन ज्यादातर लोगों के पास जरूरी नहीं है कि अच्छा इंश्योरेंस हो, ज्यादातर लोग के पास ये नहीं कि इंश्योरेंस भी हो, बहुत लोगों के पास इंश्योरेंस भी नहीं होता। तो फार्मा इंडस्ट्री का जो मॉडल जो है, जो मैं समझता हूँ कि किसी प्रिवेंटिव केयर पे उनका फोकस नहीं होता, उनका होता है आपको कोई प्रॉब्लम हो गया तो उसका वो लोग इलाज देंगे, और इलाज भी वो रूट कॉज सॉल्व करने की जगह रिलीफ पहुंचाएंगे इमीडिएटली, कि आपको दुखना बंद हो जाए, आपका सर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पैर दुख रहा है, तो पेन किलर का काम करेंगे। बट जो पेन जो है वो एक सिम्टम है, मे बी कुछ और प्रॉब्लम चल रहा है आपके बॉडी में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपके इंटेस्टाइन में, आपके ब्रेन, कहीं पेन जो फील होता है लोगों को पता चलता है, बाकी वो पता नहीं बीमारी क्या है। तो फार्मा इंडस्ट्री इज मॉडल अराउंड द थिंग कि पेन को सबसाइड करने के लिए दवा दे दो, क्योर कुछ चीजों में क्योर भी करते हैं, बहुत सारी दवाएं हैं क्योर होती हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में पेन किलर इंडस्ट्री है फार्मा इंडस्ट्री। और उसका एक और सैड पार्ट ये है कि थोड़ा सा एडिक्टिव होता है, बहुत लोगों को दवा खाकर थोड़ा हाई मिलता है, रिलीफ के अलावा मान लीजिए कि, तो पेन किलर का जो एडिक्शन है वो इंडिया में भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और यूएस में तो है ही, और जहां मैं रहता हूँ कैलिफोर्निया में अनएम्प्लॉयमेंट से भी बड़ा प्रॉब्लम है पेन किलर एडिक्शन। पूरे कैलिफोर्निया परेशान है इससे, पेन किलर खा के, और उसको लोग ड्रग्स के रूप में यूज करते हैं। ड्रग्स खरीदना थोड़ा रेगुलेटेड है, मुश्किल है ड्रग्स, तो लोग क्या करते हैं कि पेन किलर खरीद लेते हैं या मंगवा लेते हैं किसी से, और उसको खाते हैं अपने नशा के लिए, मतलब कि बहुत लोगों को पेन किलर का नशा होता है। तो ये फार्मा इंडस्ट्री मेरे ख्याल से को इससे काफी फायदा होता है, उसका फायदा उठाती है। ये डार्क साइड हो गया। प्लस साइड ये है कि बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि लाखों लोगों का जान लेती थी, थैंक्स टू फार्मा इंडस्ट्री आज जो उन बीमारियों का इलाज फार्मा इंडस्ट्री ने कर दिया है। जैसे मैं अपना एग्जांपल दिया, तो आज अब मेरा इलाज तो नहीं है, लाइलाज है, उसका कोई क्योर है ही नहीं, लेकिन शायद ऐसा लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा हो सकता है कि वो हेल्प कर सकता है, पॉसिबली हेल्प कर सकता है, केवल पॉसिबली हेल्प कर सकता है, उसके लिए 1 करोड़ रुपया इंश्योरेंस को देना पड़ता है। तो इंडस्ट्री थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा फेयर नहीं है, मतलब कि इस इंडस्ट्री में, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो कुछ प्लेयर्स, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि पेशेंट, पेयर यानी कि जो पैसा दे रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस हो, चाहे आपका पर्सनल इंश्योरेंस हो, ज्यादातर केस में गवर्नमेंट सबसे बड़ा पेयर होता है, और या एम्प्लॉयर भी है तो एम्प्लॉयर इंश्योरेंस खरीदते हैं, और तीसरा होता है प्रोवाइडर यानी कि वो डॉक्टर या हॉस्पिटल जो आपको दवा देता है या इलाज करता है। तो पेयर, प्रोवाइडर, फार्मा, ये सारे जो है ना, इन सब के अराउंड पर इंडस्ट्री रिवॉल्व करती है। ये चौथा पी जो है पेशेंट का किसी को ज्यादा चिंता नहीं होता है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम विद द इंडस्ट्री। Okay. Yes, Sejal, what's your elaborate why you choose what to choose? सर एक्चुअली मैं सबसे एग्री करूंगी, क्योंकि इस बारे में मुझे काफी नॉलेज थी, और मे बी अब मैं 50-50 पे हूँ। बट हाँ, मतलब मेरे हिसाब से ये था कि जो मेडिसिन होती हैं वो काफी ट्रू होती हैं, मतलब इन सेंस वो क्योर तो हमें करती हैं। नो मेडिसिन इज गिविंग, अगर वो साइड इफेक्ट्स देती हैं तो वो बता देती हैं, तो उन पे प्रिकॉशंस लिखे होते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड इट्स 80% रियल। और मैंने मार्केटिंग थोड़ा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया था। आई थॉट इट्स अबाउट रियलिटी एंड फेक पॉइंट। और सर दूसरी बात, मेरे हिसाब से इसका मेडिसिन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसमें मिडिल मैन का जो एंगेजमेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है। इसकी वजह से कस्टमर तक आते आते उसकी रेट काफी हाई हो जाती है। ये मेरा पर्सपेक्टिव है देने का, बाकी इस फील्ड में मुझे बहुत कम नॉलेज है। Okay.
एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सेजल ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट से याद दिला दिया, मिडिल मैन वाला, कि हाँ तो क्या होता है ना कि दवा जो है बनाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट लगता है। बहुत सारी दवाओं के लिए बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं, मतलब अरबों रुपया खर्च होता है तब फिर कोई दवा निकलती है। तो दवा का जो रिसर्च होता है उसके लिए पैसा भी चाहिए होता है, कोई बात नहीं, तो दवा का कॉस्ट होगा तभी तो फार्मा कंपनी के पास रेवेन्यू होगा, प्रॉफिट होगा, तो इन्वेस्टमेंट खर्च करेगी। बट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिस बीमारी से दुनिया में सबसे ज्यादा लोग परेशान है उस बीमारी पर रिसर्च बहुत कम होता है। मान लीजिए कि जनता वाली बीमारी, अभिषेक जनता नहीं, मैं जनरली आम जनता वाली बीमारी है ना, उस पर बहुत कम पैसा खर्च रिसर्च पे खर्च होता है। मलेरिया या मान लीजिए जो बहुत सारे, ज्यादातर लोग सब छोटी छोटी बीमारियों से मरते हैं, मच्छर के काटने से ज्यादा लोग मरते हैं, एड्स से कम लोग मरते हैं। बट ज्यादा जो रिसर्च होता है वो ग्लोरियस ग्लैमरस बीमारियों पे होता है, एड्स पे, कैंसर पे, और थोड़ा बहुत हार्ट डिजीज पे भी। लेकिन ज्यादा लोग जो मरते हैं वो ओबेसिटी से मरते हैं, मोटापा से बीमारी हो जाते से मरते हैं। बहुत सारे लोग मरते हैं अपने लाइफस्टाइल चीजों से मरते हैं, हार्ट अटैक से भी काफी लोग मरते हैं, वो भी खाने के चलते। तो जिस चीज बीमारी से ज्यादा लोग इफेक्ट पड़ता है उस पर रिसर्च पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, रादर जिस चीज पे अमीर लोग जो प्रॉब्लम है उस पर ज्यादा रिसर्च होता है। तो जैसे कि मेरे को न्यूरोलॉजिकल मतलब की बीमारी है, MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस अमीर लोगों की बीमारी है, केवल कॉकेशियन फीमेल्स को, केवल नहीं, 90 मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट कॉकेशियन फीमेल्स को होता है। तो उस बीमारी में इतना रिसर्च चल रहा है, अभी भी इलाज नहीं निकला है, और मेरा दवा भी मुझे इंश्योरेंस के थ्रू मिल जा रहा है। लेकिन जिस बीमारी से लाखों करोड़ लोग मर जाते हैं, मलेरिया टाइप चीजों से, एक मच्छर के काटने से, उस पे बहुत कम पैसा खर्च होता है। तो वो एक प्रॉब्लम है सिस्टम के साथ। अभिषेक बता। हेलो। यस ये बोल रहे थे कि दवा तो सही है ही, लेकिन एक मेंटालिटी भी होता है। विवेक बिंद्रा का क्या, एक इसका वीडियो देख रहे थे, तो जैसे आपको वो बुखार है, आप डॉक्टर के पास जाइए तो आपको लगता है कि मतलब आधा बीमारी ठीक हो गया। ठीक है, एक मेंटालिटी के ऊपर भी होता है कि हम डॉक्टर के पास आ गए हैं, जांच हो गया है, मेरे को दवा लिख दिया है तो मेरा ठीक हो सकता है। इसमें हम अपना जानना चाहेंगे कि क्या सही है वाला जैसा कि ये ताबीज पहन लीजिए आपका काम हो जाएगा वैसे ही कुछ। नहीं, ताबीज वाला अलग चीज है, लेकिन एक माइंडसेट बहुत बड़ा चीज है। ताबीज वाला भी वही चीज है जो माइंडसेट वाला है। आई डोंट नो कितना सच है, पत्थर या जो भी पहनते हैं हम लोग, आई थिंक वो मानसिकता ज्यादा, मेंटली ज्यादा स्टेबल कर देता है सामने वाले को। हाँ, मेरे को तो लगता है कि जीवन में जिस चीज से सुकून मिलता है वही काम करना चाहिए। मान लीजिए कि किसी को ताबीज पहनने से ही लग रहा है कि उसका जीवन अच्छा चल रहा है तो पहने। ये जैसे हम रुद्राक्ष पहनते हैं, हमको लगता है कि हम आगे बढ़ते हैं तो मेरा रुद्राक्ष का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगता है तो सही है। हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ वैसा होता है। ठीक है, वही आई थिंक डॉक्टर वाला भी सेम चीज ही है कहीं ना कहीं। लेट्स हियर फ्रॉम अमन, व्हाट डू यू थिंक? और ये सेजल और रिजिक, बताओ क्या डॉक्टर जो बोल देता है एकदम आदमी को लगता है कि हाँ सच ही बोला होगा, और गलत तो बोल ही नहीं सकता, राइट? सेजल, आर यू देयर? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। मे बी एग्जिट करके एंटर कर लो एक बार। आई थिंक मे बी तुम्हारे घर में कुछ जगह है जहाँ पे अच्छा इंटरनेट है, मेंटली तो ऑब्वियसली ऐसा हो जाता है। बाकी हेलो, अब आ रही है सर? हाँ अभी ठीक है। ओके सर। हाँ सर, एक्चुअली बारिश का सर हम इसको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हमारे उनकी अट्रैक्टिंग पावर इतनी स्ट्रांग होती है। आपने कई शाहरुख खान के ये वाला डायलॉग सुना होगा मे बी, कि अगर आप किसी चीज को
बड़ी शिद्दत से चाहो तो पूरी दुनिया आपको उससे मिलाने की गुजारिश करती है, साजिश करती है। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि हम जो अपने थॉट्स, जिसमें हमारे इंटेंशन स्ट्रांग होते हैं ना, तो इंटेंशन स्ट्रांग होते हैं तो वो चीज एक्चुअली रियलिटी में हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप एकदम किसी को बहुत ज्यादा याद करते हो तो या उसका फोन आ जाता है या उससे रिलेटेड कुछ न्यूज आ जाते हैं, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि आपके थॉट्स में इतनी पावर होती है कि आप उस चीज को अट्रैक्ट कर लेते हो। Am I audible? Yeah, you're audible. नहीं ठीक है, I think थोड़ा सा मिक्स हो गया concepts. Law of attraction is one thing, but यहाँ पे actually it's pretty much driven by doctor's consultation, doctor's prescription and things like that. Law of attraction जैसा मैंने समझा है, सेंस ऑफ बिलीव जो होता है ना हमारा डॉक्टर्स पे, जो हमारा बिलीव करने का वो होता है कि ये डॉक्टर है, ये पढ़े लिखे हैं, तो ये जो भी सजेस्ट करेंगे इट माइट बी गुड। तो ये हमारा बिलीव होता है उनमें काफी। बाकी लेट्स कंटिन्यू विद अमन। What's Aman? Aman, yeah, what do you think, Aman? डॉक्टर जो बोलते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र है या रावण ही है पूरा, बताओ मैं। Right, sir. I will add a few minutes. अरे सिंपल एक चुनना है, राम की रावण, बस डॉक्टर क्या है तुम्हारे नजर में? नीरज से पूछते चलो। नीरज, व्हाट डू यू थिंक? हाँ सर, मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली बात करना चाहूँगा। मेडिकल साइंस ने और खासकर केमिस्ट्री से फिर फार्मा की एक ब्रांच निकली, उसने हिस्टोरिकली जो मैनकाइंड को बहुत ज़्यादा आज की जो हम करंट जनरेशन है उसके हम थैंकफुल होने चाहिए। बहुत लोग अजीब अजीब तरह की बीमारियों से मरते थे, बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारे लोगों का योगदान रहा, कहीं पेनिसिलिन बना, कहीं कुछ बना, और वो जो कॉमन सी एक छोटी सी कोई बीमारी हुई और उसका इलाज नहीं है, इतने बड़े बड़े राजा हिस्ट्री में आप देखेंगे मर गए क्योंकि कोई कुछ था ही नहीं, इलाज ही नहीं है क्योंकि उसका। तो फार्मा इंडस्ट्री ने इस धरती पे जो मैनकाइंड का सर्वाइवल है उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है, और आज के टाइम पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इतनी ज़्यादा बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं फार्मासिस्ट्स का हिस्टोरिकली उसमें बहुत बड़ा योगदान है। रही बात डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स ने ही डॉक्टर और फार्मा इंडस्ट्री दोनों हाथ में हाथ डालते चलते हैं। फार्मा इंडस्ट्री कुछ बनाती है, डॉक्टर्स कहीं ना कहीं उनको इनपुट्स देते हैं, और फिर इनपुट्स के बाद वो जो प्रोडक्ट बनता है उसके आगे यूज करने के बाद भी जो रिजल्ट्स हैं वही वो डॉक्टर ही उसको फिर बताता है। तो मेरा जो 50-50 वाला था वो इसीलिए था कि बहुत फायदा दिया है कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाँ मार्केटिंग हो रही है, लोग पैसा कमा के अपना पीट के रात को घर में जाके ऐशेस हो रहे हैं। हमारे लोगों का जीवन बढ़ा है, सहूलियत मिली है, बीमारियां और दर्द कम हुए हैं। रही बात जो नेक्स्ट 50% की, अगर मैं करूं, एम आई ऑडिबल? यस यस। ओके, तो नेक्स्ट 50% की करूं तो अभी पिछले कुछ टाइम से सिस्टम में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उसका रीजन वही है, पैसा है, और जिससे खराब केमिकल्स, खराब क्वालिटी की दवाइयां बनाना, और नॉट ओनली खराब, अगर दवाई बनाना तो उसको बहुत महंगा बेचना। फिर पेटेंट्स ने पूरी जिंदगी ही बदल दी है। लोग पेटेंट करा लेते हैं अगर कुछ रिसर्च करी है, और ठीक है आपने R&D में पैसा डाला, वो सब आपका हक बनता है कि आप उससे कमाएं, लेकिन सालों साल उससे इतना ज्यादा कमाते रहते हैं कि वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती है वो चीज। तो ये सब इसके कुछ डार्क साइड्स हैं कि मतलब फार्मा इंडस्ट्री ने पैसे को जो भुनाने का अभी पिछले कुछ टाइम से काम किया है, लेकिन फायदा भी हुआ है मैनकाइंड को, काफी ज्यादा फायदा हुआ है। ओके, ठीक है। इस पे थोड़ा सा और मेडिसिन पे और थोड़ा सा आते हैं, जो फायदा नुकसान की हम लोग बात कर रहे हैं। देयर इज एलोपैथी, देयर इज होम्योपैथी, देयर इज आयुर्वेदा एंड मे बी सम अदर थिंग्स आल्सो। तो मार्केटिंग यहाँ ऐसे आती है कि
probably one thing got marketed too much, and the other thing, maybe because of lack of marketing, didn't gain so much value maybe. And this cycle may be opposite or same for one or the other from time to time. अगर हम लोग लास्ट 200-400 साल का बात करें तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज हिट रहा है प्रोबेबली. तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा लाइक जब मल्टीपल प्रोडक्ट्स एक ही चीज करते हैं मार्केट में, देन इट बिकम्स द मार्केटिंग गिमिक कि अगर सेम इफेक्ट है तो जिसका सबसे ज्यादा अवेयरनेस होगा जिस मेडिसिन का, और जिसका सबसे ज्यादा आई मीन आई डोंट नो एंडोर्समेंट हो गया लेट्स से बाय सम सेलिब्रिटी या समथिंग, तो वो थोड़ा सा ज्यादा ये हो जाता है. सेलिब्रिटी बोल रहा हूँ, डॉक्टर भी. इनफैक्ट अगर डॉक्टर इंडोर्स कर दिया, उसके पास 5 ऑप्शन है, उसने बोला कि नहीं ठीक है तो मुझे इससे ज्यादा कमीशन मिल रहा है, या आई डोंट नो गुडविल या कुछ है या रिलेशन है, नेपोटिज्म भी जैसा कुछ हो सकता है मेरा है ना रिलेशन वाला कोई है, ये है वो है, उसको फेवर कर देंगे. तो कहीं ना कहीं वो है. तो अतुल सर आप क्या बोलना चाहते हैं, ऐसा यू एग्री कि ऐसा कुछ है? तो मतलब आप बोले थे कि डॉक्टर्स का जो कमीशन होता है कमीशन उसकी होता बात है, कर रहे हैं. और हाँ. प्लस जैसे आयुर्वेदा वर्सेस एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा एक्सेट्रा, ये हाँ. सारे हैं. तो उसमें मेन जो चॉइस होता है ना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस लॉन्ग टर्म. तो ज्यादातर लोगों को तुरंत चाहिए हर चीज इलाज, कि मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे पेट दुख रहा है, सर दुख रहा है, तो एक दवा खा लो तुरंत ठीक हो जाएगा, एटलीस्ट रिलीफ फील होगा. और आयुर्वेदा वाला जो उपाय है वो थोड़ा है कि लॉन्ग टर्म, कि आप अपना डाइट चेंज करो, आप अपना लाइफस्टाइल योगा करो, मतलब प्राणायाम करो या योगा करो, पूरा कंप्लीट योगा करो, खाना चेंज करो. अ, अ, आप बहुत बहुत योगा तो बहुत वास्ट डिसिप्लिन है. तो आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट्स है वो थोड़ा बहुत होलिस्टिक होती हैं, बिकॉज दे ट्रीट योर होल बॉडी एज अ सिस्टम. जो एलोपैथिक सिस्टम है वो आपके बॉडी के पार्ट पार्ट पे ट्रीट करती हैं, कि आपके इस राइट मतलब कि आपके दाएं कान का एक अलग डॉक्टर होगा, बाएं कान का एक अलग डॉक्टर होगा. मतलब इतना सुपर स्पेशलाइज्ड हो गया है एलोपैथिक. तो सुपर स्पेशलाइजेशन के फायदे भी हैं कि एक एक माइक्रो लेवल पे हमारे एटम लेवल तक मेजर कर लेता है एलोपैथिक साइंस. मतलब कि जो मॉडर्न साइंस है आपके MRI के थ्रू या कैट स्कैन के थ्रू, या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई एलोपैथिक में कि हमारे सेल तक जाकर मेजर कर लेता है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है. उस सिस्टम के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ जो है वो माइक्रो लेवल इशू नहीं है. हेल्थ पे आपके फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल वेलबींग, आप इन्वायरमेंट, वेदर, नेचर, आपके रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीजों से आपका हेल्थ डिपेंड होता है. तो आयुर्वेद जो है थोड़ा उस होलिस्टिक लाइफस्टाइल से बात करता है कि आप भजन सुनोगे, अगर आपका मूड चेंज होगा तो वो भी आपके लिए आयुर्वेद बोलेगा कि हाँ सुनिए, आप थोड़ा भजन सुनिए. आप बैठ के कुछ पढ़ाई करोगे, मान लीजिए आप बैठ के रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद या जो भी आपको पढ़ना है पढ़िएगा, तो आपको क्या कहते हैं ज्ञान योग, उससे फायदा होगा. ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म, उस तरह वाले चीज, थोड़ा होलिस्टिक सिस्टम. तो ये हमेशा ये डिलेमा रहता है एलोपैथी और आयुर्वेद के बीच में, क्योंकि एलोपैथी इतना सुपर स्पेशलाइज्ड है, इतना माइक्रो लेवल पे आपको प्रॉब्लम को अटैक कर देता है कि उसको आदमी ज्यादा उसमें विश्वास करता है, क्योंकि एक्चुअली माइक्रो लेवल पे कुछ चीजों को चाहिए कि मेरा दाएं पैर में चोट लगी है तो मैं दाएं पैर का सर्जरी कराऊंगा या प्लास्टर कराऊंगा, कंपार्टमेंटाइज. बट कुछ चीजें जो है, स्पेशली मेंटल हेल्थ फॉर एग्जाम्पल, अब मेंटल हेल्थ ब्रेन का प्रॉब्लम नहीं, मेंटल हेल्थ पूरे बॉडी का और बहुत सारी चीजों से इफेक्ट करता है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. या ज्यादातर जो बीमारियां हैं, कैंसर हो या बाकी हैं, तो वो सारी बीमारियां जहां दिख रहा है कैंसर सेल ग्रो हो रहे हैं तो कैंसर हो गया, बट वो कैंसर सेल जहाँ ग्रो हो रहे हैं प्रॉब्लम वहां नहीं. प्रॉब्लम हो सकता है कि पूरे बॉडी में हम प्रॉब्लम चल रहा है और वहां से हमको वो सिम्टम दिख रहा है. तो मेरा ओवरऑल ख्याल यही है कि होलिस्टिक हेल्थ आयुर्वेदा वाला वुड बी अ बेटर बेट. बट आम जनता अफोर्ड नहीं कर पाएगी अच्छा आयुर्वेदिक हेल्थ, क्योंकि उतने अच्छे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स मिलते नहीं है नहीं. और आम जनता को छोटा सा एक पिल या दवा चाहिए होता है, तो आम जनता के लिए ज्यादा होती है. लेकिन दोनों को मिलाकर जो एक सिस्टम जो बोलते हैं इंटीग्रेटेड हेल्थ,
कि मुझे कोई इमरजेंसी आ गई, मेरा हड्डी टूट गया या मेरा दांत टूट गया या मुझे चोट लग गई या कुछ मेजर प्रॉब्लम है, तो उसको सीधा अर्जेंट केयर में ले जाओ और फिर या इमरजेंसी में ले जाओ, वहां पे उसको जिंदा कर दो। अदरवाइज आप आयुर्वेदिक प्रोसेस लगाने लगोगे कि ये हल्दी लगा लो, ये वो लगा लो, हो सकता है कि जान ही नहीं बचे। तो अर्जेंट के लिए देयर इज नथिंग लाइक एलोपैथिक, बट जहां भी ऑप्शन है कि टाइम है आपके पास, बहुत सालों की बीमारी बहुत लोगों के पास होती है, अस्थमा है या डायबिटीज है या बहुत सारी बीमारियां जो है ना लॉन्ग टर्म बीमारियां, तो उनके लिए मेरे ख्याल से आयुर्वेदा वुड बी बेटर ऑप्शन, क्योंकि आप रूट कॉज पे आप प्रॉब्लम को हटा रहे हो। और एट द एंड ऑफ इट बहुत सारे लोग बीमारी के पहले, बीमारी के उसके बाद ज्यादा हेल्दी होके रहते हैं। मैं बहुत हेल्दी तो नहीं हूँ, लेकिन आज से 5 साल पहले मुझे याद है, 5 साल ज्यादा हो गया, उससे भी ज्यादा, न्यूयॉर्क में जब मैं टॉप मोस्ट हॉस्पिटल वहाँ का वेल कॉर्नेल न्यूयॉर्क में, जहाँ सोनिया गांधी भी अपना इलाज कराने गई थी, तो उस हॉस्पिटल के डॉक्टर ने मुझे बोला, काफी सीनियर रेप्यूटेड डॉक्टर थे न्यूरोलॉजिकल, उन्होंने कहा कि तुमको कब से है एमएस? मैंने बताया कि मुझे तो जिस वीक सुनामी आया था 2004 के दिसंबर में मुझे एमएस डायग्नोज हुआ था। तो अच्छा, इतना 10 साल से ज्यादा हो गया तो मैंने बोला हाँ। तो तुम क्या दवा ले रहे हो? मतलब कि कोई दवा छोड़ दिया मैंने, लेता था दवा पर साइड इफेक्ट्स बहुत प्रॉब्लम था। तो उसने कहा कि तुम जो भी कर रहे हो ना ठीक कर रहे हो, कंटिन्यू, क्योंकि अभी तक मैं तुमको व्हील चेयर पे एक्सपेक्ट करती हूँ, और ज्यादातर लोग एमएस 10-15 साल में हो जाता है व्हील चेयर पे रहते हैं। तो कि तुम तो अच्छे से चल रहे हो, और टेस्टिंग वेस्टिंग करते हैं कि आपका हार्ट मतलब नंब नहीं हुआ कुछ भी। तो कि तुम जो भी कर रहे हो ठीक ठाक कर रहे हो, कंटिन्यू करो। और तो मेरा उसमें ये है कि मैं आयुर्वेदिक या बाकी सारा योगा वाली चीजें करूंगा, खाना चेंज करूंगा, लेकिन एलोपैथिक को यूज करूंगा मैं डायग्नोस्टिक्स के लिए। मैं साल में 2-3 बार, कभी कभार 2-3 बार जाता हूँ, एमआरआई वगैरह होता है, बहुत सारे डिटेल में चेक होता है। तो एलोपैथिक डायग्नोस्टिक में बहुत एडवांस्ड है, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए अगर इफ यू कैन अफोर्ड, किसी के पास टाइम हो, तो आयुर्वेदा वुड बी अ बेटर ऑप्शन इन माय बेट। तो अतुल सर, आपके ही केस पे आते हैं, तो आपका जो इंश्योरेंस होगा ये ऑब्वियसली एलोपैथी का होगा, आयुर्वेदा या ऐसा का तो होगा नहीं, राइट? हाँ, मिल आयुर्वेद एलोपैथिक का ही मिल नहीं। तो ये भी एक ड्राइविंग फैक्टर हो सकता है कि इंश्योरेंस जो मार्केट में है वो भी एलोपैथी को ही इंकरेज करता है, इसलिए बाकी सारे साइड हो जाते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला आपने कि, और मैंने जब मैं कैलिफोर्निया आया था 4 साल 5 साल, मैंने वही एक बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा था कि मैं हेल्थ केयर के फील्ड में, क्योंकि मैं उसी फील्ड में हूँ और मैं खुद भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं एक ऐसा बिजनेस शुरू करूंगा जिसमें कि आयुर्वेदिक, होलिस्टिक लाइफ एंड ऑल दैट उसको लेके करूंगा। फिर मुझे रियलाइज हुआ कि जिन लोगों से आप लड़ना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ी फौज है। आप मतलब कि मैंने तो लड़ाई के पहले ही सरेंडर कर लिया, सेना को देख कर सरेंडर कर लिया, क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री में था। कि फार्मा इंडस्ट्री हो, हॉस्पिटल्स जो हैं, चाहे डॉक्टर्स हैं, इतना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं वो लोग मार्केटिंग पे और सब कुछ पे ना, कि आप उनके सामने कम्पीट ही नहीं कर सकते हो। कोई अगर मान लीजिए कोई आयुर्वेदिक नया ट्रीटमेंट आता भी है, तो उसको वो लोग डिफेम कर देंगे, बदनाम कर देंगे या उसको बैंकरप्ट कर देंगे, टिक नहीं पाएगा। एक गुड न्यूज आया, रामदेव बाबा ने थोड़ा सा चैलेंज किया है, हालांकि वो भी, उनका भी बीच में रेपुटेशन कभी कभी खराब हो जाता है, क्योंकि कभी कभी मिला उला के पतंजलि दवा बेच देते हैं। बट मेरे ख्याल से उसमें काफी मुझे होप दिख रहा है कि रामदेव बाबा का सिस्टम, क्योंकि उनके सिस्टम में एक ही प्रॉब्लम, आयुर्वेद में एक ही प्रॉब्लम था, मतलब था नहीं, बीच में लास्ट 200-400 साल में प्रॉब्लम था, क्योंकि आयुर्वेद के जो जितने ज्यादा हमारे स्क्रिप्चर्स थे, जो बुक्स थे, क्या कहते हैं, सुश्रुत ने सर्जरी के लिए किताब लिखे, चरक संहिता लिखी, बहुत डिटेल में है। बट ज्यादातर आज के जो मॉडर्न डे आयुर्वेदा के जो लोग हैं प्रैक्टिस, उनको उतना नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है, उसको उतना रिसर्च भी नहीं होता है, टेस्टिंग नहीं होता है। और टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ केयर में, कि आप कितने बड़े आयुर्वेदा आचार्य हो, रामदेव बाबा हो या श्री श्री रविशंकर हो या दुनिया के सबसे बड़े आयुर्वेदा गुरु हो, लेकिन आपका जो भी आपने जो उपाय, जैसे कोरोना में भी रामदेव बाबा की तरह नहीं, उन्होंने कुछ दवा निकाल दिया है, इंडियन दवा, लेकिन जब तक उसको टेस्टिंग के थ्रू, एंड टेस्टिंग में टाइम लगता है, बहुत पैसा लगता है, तो जब तक टेस्टिंग के थ्रू अप्रूव नहीं हुआ,
तब तक उसको भरोसा नहीं किया जाए, चाहे आप आयुर्वेदा करो, चाहे एलोपैथी करो, होम्योपैथी करो, जो भी करो, बट क्लिनिकल टेस्टिंग इज द ओनली बेसिस टू ट्रस्ट एनी मेडिकेशन, चाहे कोई भी हो, क्योंकि क्लिनिकल टेस्टिंग ही नहीं है तो फिर तो नीम हकीम खतरे जान, कोई भी बोल देगा कि हाँ ये मैं आयुर्वेदाचार्य हूँ, मैं बता रहा हूँ कि तुम रोज बैठकर केवल नींबू पानी पियो या हल्दी पियो तो ठीक हो जाएगा। लेकिन उसके पीछे साइंस बेस्ड, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, एविडेंस, हाँ एक और वर्ड, टेक्निकल वर्ड बोलते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन चाहिए कि कोई भी इलाज के लिए उसमें जो भी मेडिसिन आया या सर्जरी आया उसके पीछे एविडेंस होना चाहिए, यानी कि इतने सारे टेस्ट हुए हैं, इतने सारे लोगों का उससे फायदा हुआ है, तो वो उसमें एविडेंस बेस्ड में एलोपैथिक काफी आगे है और आयुर्वेद बीच में छूट गया था, बट उसमें काफी अब रिसर्च चल रहा है। काफी सारे लोग इंडिया में है, केरला में और उस साइड में उत्तराखंड साइड में काफी सारा रिसर्च वर्क चल रहा है कि आयुर्वेदिक को भी अभी वो फिर से वापस एविडेंस बनाया। पुराने जमाने में काफी था एविडेंस बेस, बट अभी नहीं रहा। और एक और चीज बोलना चाहूंगा कि सबसे बड़ा एडवांटेज जो आयुर्वेदा के साथ था कि 7,000 या 5,000 साल, जब भी उतने सालों का एक्सपीरियंस है। मॉडर्न मेडिसिन जो है ना वो काफी नया है, 200, 300, 400 साल में, तो उनके पास जो डेटा है वो बहुत कम डेटा है, मतलब कि उतना एक्सपीरियंस नहीं है। आज हमारे दादाजी और नाना जी, नानी, उन लोगों ने बताया कि बेटा हल्दी पियो फायदा होगा, तो उसके पीछे थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, पूरे सोसाइटी का नॉलेज कैप्चर्ड है। तो उसको मैं तो आज तक कभी, और दूसरा कि उसका साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। आप हल्दी पियो या आंवला खाओ या जो भी अच्छी चीजें बताते हैं आयुर्वेद में, आप करोगे, फायदा हो ना हो, घाटा तो नहीं होगा। लेकिन आयुर्वेदिक एलोपैथिक में क्या है कि हर मेडिसिन के साथ फायदा होता है और उसका साइड इफेक्ट भी काफी खतरनाक होता है। जैसे कि मैं दवा लेता हूँ तो मुझे उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो एलोपैथी का वो सबसे बड़ा डार्क साइड है कि साइड इफेक्ट वर्सेस एक्चुअल इफेक्ट। तो हर केस में एग्जामिन करना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर केस में द बेनिफिट्स जो है उस मेडिसिन का वो आपके डेंजर्स से, कॉस्ट और उसके साइड इफेक्ट से ज्यादा है कि नहीं। अगर ज्यादा है तो यूज करना चाहिए। Yes, Abhishek, you wanted to add something, please. Abhishek, are you there? अभिषेक उठ जाओ, सुला दिया क्या मैंने? हेलो सर, हाँ अभिषेक हेलो, बताओ। हाँ बताओ। हम बोल रहे हैं कि जैसे जो भी इंग्लिश दवा होता है, आयुर्वेद को हम इससे ही मानते हैं, क्योंकि अदर जो होता है उसमें आपको इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है, पर उस बीमारी को दोबारा होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। पर आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। अगर आपको ठीक करे या ना करे, ठीक तो कर ही देता है, क्योंकि बाबा रामदेव इस चीज को प्रूव कर चुके हैं। और साइड इफेक्ट उसमें बहुत कम होता है, लगभग 0% होता है। और जो ये सब दवा है एलोपैथिक, इसमें क्या है कि साइड इफेक्ट बहुत ही ज्यादा होता है। आप ये खा रहे हैं बहुत सारा, तो आपके किडनी के ऊपर, लंग्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। और आने वाले समय में देखिएगा, अभी हो 10 साल बाद, 50 साल बाद, हर एक इंसान को आयुर्वेद को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। और अगर इंसान आयुर्वेद को एक्सेप्ट कर लेता है, तो जितना आजकल ये सब प्रॉब्लम आ रहा है कि किडनी का हो गया, गठिया, या जो भी बीमारी है, वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। और देखिए ना, इससे अच्छा एग्जांपल एक क्या हो सकता है बाबा रामदेव से, कि एक लंगोट वाला बाबा अच्छा एक कंपनी का पसीना छुड़ा दिया, दम नहीं रहता, तो इतना आसान है, वो बेचारा को मार देता सब। क्या बोले, मतलब अच्छा लगता है। वो बहुत इंस्पिरेशनल आदमी है बाबा रामदेव, मेरे को तो अच्छा। अनुज सर हैज जॉइंड। सर आप बताइए। तो हम लोग जस्ट गिव यू ब्रीफ कि वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिसिन्स, जो एलोपैथी है, आयुर्वेदा है, होम्योपैथी है। तो कहीं ना कहीं एक चीज ज्यादा फेमस हो गया है मार्केटिंग की वजह से, एंड लाइक अतुल सर वाज सेइंग देयर इज साइड इफेक्ट्स एंड थिंग्स।
एंड प्रोबब्ली साइड इफेक्ट्स के बारे में कोई बात नहीं करता है, केवल बेनिफिट्स के बारे में बात करता है। वो ऑलमोस्ट लाइक अ सेल्स एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सिर्फ बेनिफिट बेनिफिट बता दो, साइड इफेक्ट और नेगेटिव तो बताएंगे नहीं। और हाँ, तो बिफोर अनुज जी कमेंट्स एक चीज मैं जस्ट ऐड करना चाहूंगा कि आप कोई भी दवा लोगे, दवा का प्रिस्क्रिप्शन या कुछ भी, तो उसके नीचे का जो बुलेट पॉइंट नीचे का क्या होते हैं, फुटनोट्स जो होता है ना, इतना बड़ा होता है, ज्यादा कोई पढ़ते भी नहीं, इतनी सारी वार्निंग कि आपको ये हो जाएगा, सिगरेट आपको वो हो जैसा। जाएगा, और सिगरेट जैसा, और कोई पढ़ता भी नहीं है, और लोग नॉर्मली उसका ऊपर का बुलेट पॉइंट देखते हैं कि हाँ ये खांसी ठीक है, बट उसके नीचे के जो इतने सारे लंबे लंबे, आपको मर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसको लोग पढ़ते नहीं, वो एक प्रॉब्लम है। अनुज सर, व्हाट्स योर टेक? लेकिन आने हाँ, वाले समय में वो पढ़ना पड़ेगा उसको, नहीं तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है लोगों को। नहीं, आई गेस एक रीजन और है नहीं पढ़ने का, क्योंकि वो इंडोर्स हो जाता है डॉक्टर की तरफ से, तो लोगों को लगता है भाई डॉक्टर बोल दिए तो अब तो जो है सो है, इस टाइप से। ओके, लेट्स हियर फ्रॉम मिस्टर हरी, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर हरी? आपका व्हाट्स योर टेक? आर यू देयर? maybe Neeraj can add. I think Hari is busy. Yes, Neeraj, what do you have? कुछ और comments you have? हाँ विशाल जी, तो हेलो। हाँ, yeah, okay, हरी जी, yes, okay, हरी जी को, yes, हरी बताइए। हरी जी, अच्छा म्यूट हो गया। Yeah, it's unmute. हाँ, unmute किया है अभी खुद को। Hello. Yes, yes. Yeah. So yes, we as such rightly said कि Ayurveda is much better. और मैंने I am into marketing of this pharma instruments actually. So मैंने क्लोजली काफी सारे फार्मा कंपनीज विजिट किए हैं, बहुत से मैं जो वीपी लेवल के लोगों को भी जानता हूँ फार्मा कंपनीज में, और इवन एनालिटिकल यानी जो रिसर्च करते हैं उसमें भी मैं डायरेक्टर लेवल और वीपी लेवल के लोगों के साथ मैंने मिलके काफी बार ऐसा डिस्कशन हुआ है मेरा कि whether this whatever R&D they are doing, is it really like going to work, or is there any side effect of these medicines? So actually I am not sure if anyone is following regarding this news. जो GSK है, GlaxoSmithKline, so they are now US FDA had banned on one of their medicines, that is Zinitac, जो usually gastric problems के लिए use होता है, Zinitac करके आता है GlaxoSmithKline का. So the reason was उसके अंदर एक cancer causing chemical का content बहुत ज़्यादा था, ranitidine करके. So that chemical is ranitidine, and throughout globe उसको बैन किया है अभी FDA ने, because उसका side effect was like people will get like those who are taking that medicine on longer run are getting that cancer. So मैंने ये चीज मेरे कुछ क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किया कि why this is happening. So he said see, this is all like chemicals. अगर इनका कुछ good effect है, so there is definitely side effect also, and this is already written and already told to you before you are taking the medicines. So there is like वो खुद जो दवा की कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि there is always a side effect for whatever medicine you are taking, क्योंकि एलोपैथी is like that. Even for a normal cough and cold और headache की भी जो दवाई है उसमें भी आपको कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होगा if you take it for longer terms. So that is there. और on the other hand मैं कुछ आयुर्वेदिक कंपनीज में भी गया हूँ. To name one of them is Alarsin. I don't know if anyone of us will be knowing this, but ये काफी पुरानी कंपनी है जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाती है.
अलारसिन इज मुंबई बेस्ड कंपनी. तो मैं वहां पे जब गया था फर्स्ट टाइम, सो द प्रोडक्शन मैनेजर, ही द लैब इज वेरी सिंपल, लाइक अपना जो वैद का कैसा होता है उसी टाइप से दे आर डूइंग सम मिक्सचर्स, ओवन्स, ये सब नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट्स है, कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट नहीं है, क्लीन रूम नहीं है, बाकी कुछ नहीं है. क्लीनलीनेस डेफिनेटली रहता है वहां पे भी, बट मुझे एक चीज उनकी अच्छी लगी कि दे टोल्ड मी कि whatever medicines we manufacture here, we consume it first. So I asked, what is the quality assurance that you have? So the employees themselves consume the medicine over there, और over a period of time उसका इफेक्ट वो खुद के ऊपर ही स्टडी कर लेते हैं, and then they market it in the Indian market. So this is how the Ayurvedic company is working over in India. But sadly क्या है कि लोगों को क्विक रिजल्ट्स चाहिए होता है, क्विक एक्शन, क्विक रिजल्ट. सो इन दैट केस allopathy gets the priority always. So medicines ka उसको commission. So this is a vicious circle. Like pharma companies giving commissions to doctors, then doctors charging to the patients. This should be stopped. Even I don't completely say right. जो कमीशन है डॉक्टर्स को या वो लोग तो इतना सारा पैसा खर्च करती है ये कंपनियां, तो वो चीज दवाई की कॉस्ट में भी ऐड नहीं होना चाहिए. That is what I feel. And there is also these days the concept of cost accounting. यानी आजकल if you are making a medicine, you have to give the estimated budgeting cost. और वो आपको बताना पड़ेगा कि I am using chemical of 100 rupees, processing of 100, man of 100 rupees, 300 रुपए से, so I will charge 30 rupees per 100 ग्राम. ऐसे कुछ कैलकुलेशंस होते हैं जो अप्रूव करना होता है from the government, from the governing who are controlling the prices of this generic medicines. So ये एक अच्छा thing है, but still there is much more to be done, I feel, क्योंकि there are many other like basic necessities तो मिलना ही चाहिए. मेन को अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लेना चाहिए. मींस इवन इफ आई कोई भी लो, एज राइटली सेड, योगा करना, मेडिटेशन, and these all things will definitely help in the longer run. तो hello, Vishal, may I have your permission? Yes, please. In fact, I'm sorry, I got booted out exactly at the time when you were getting me into the discussion. Okay, no problem. I'll send you a check for the penalty. Bataiye. I had logged out, in fact, logged in from a different computer which does not have a cam, and then I was trying to, and then so many things happened, and then suddenly, but I was so eager. I joined because this discussion was very, but then I found at that time Abhishek was telling about the efficacy of Ayurvedic medicine, etc. So I had interesting ideas to but then वो ये कि सिलसिला निकल गया. But Atul ji, I have this. चलिए बाद में बात करेंगे वो, because that is not concerning this. But Abhishek, you were saying about Ayurvedic medicine. So let me tell you from my standpoint, and that is the reason why I've come into this discussion, is because let me tell you about my background. My father was a pharmacologist. He was an MBBS MD, and from MD from All India Institute of Medical Sciences. And at that time, he has done terrific research. So when we use aspirin these days for anticoagulation activity, you know, whenever there's a heart condition, a doctor always prescribes it, aspirin. So that is due to the work that my father had done. So whenever you look onto the internet, you'll find many. He got for the work that he had done. He also got honorary degree in this membership of the New York Academy of Sciences. So MNYAS he was. So point is that pharmacology has been
in my home and all that since the very beginning. My brother is also a doctor. He's an anesthesiologist. My bhabhi is also a doctor. I somehow stayed away from that because it did not earn enough money that time. I did not know there'll be a COVID. Anyways, so the reason I came here was that now I'm thinking very seriously of starting into a medical distribution line, medical and drug distribution line, because as far as, and this I want Atulji's inputs, because according to my thinking, this COVID is going to make our impact our lives for at least the next 5 years, at least. This is going to change our entire way of living for a long time to come. That is my understanding. And when it comes to India, the medical and health infrastructure, whatever it is, I think it will have to go up to at least 10 times what it is. Because generally speaking, India has enjoyed a very good health level because of our lovely climate and a very generous climate. We can stand out as still we will remain alive, unlike America and Europe, where if you are left for 4 hours, you will get frozen or maybe you will be burnt. So that is why I wanted Atulji to tell me that what is the kind of scope that he sees for this line. So line, you mean distribution medical of medical distribution, health and medical distribution. Because I am looking for vocations which will keep me alive for the next 20, 30 years, because I want to be planning right up to 85 to 90 years. So plan for 500 as per the new the latest research. Immortality will be very affordable by 2045. Number one. I seriously believe it, and read Ray Kurzweil and you will start believing he is a great scientist. No, I mean, come again. So you think that is a possible goal, no? That's a possible goal. Yes. But for living that much, you need money, boss. That is the reason I'm asking you. I am looking at a line. Yeah. तो एक और चीज जो आपने जो बोला, एक और चीज जो हमारे टॉपिक में जो मिस हो गया था कि more people die from infections in hospitals than they die from the disease. That's one big problem. जो आप आयुर्वेद का पॉइंट आया था ना पहले, इन्होंने बोला था क्या रवि जी ने, या कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हेल्थ का बड़ा प्रॉब्लम बीमारी से ज्यादा इन्फेक्शन है. कि किसी भी हॉस्पिटल पे आप जाते हो तो कोविड का एक प्लस पॉइंट भी उसमें आया. When you go to hospital, तो हॉस्पिटल में सारे बीमार लोग इकट्ठा होते हैं, राइट? तो पेशेंट बीमारी से गया था, एक छोटी सी बीमारी से हॉस्पिटल, लेकिन जब वहां गया तो उसको कोई ना कोई इन्फेक्शन आ गया. एंड इस पे काफी रिसर्च पब्लिकेशन आ चुका है कि इन्फेक्शंस इन हॉस्पिटल्स आर किल मोर पीपल देन द डिजीज इटसेल्फ. ये ऐसा ही हुआ जैसे कि आज के जमाने में मान लीजिए कि कोविड का एक फायदा ये होगा कि लोग थोड़े से डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हाथ धो रहे हैं. ये चीजें नॉर्मल होना चाहिए. हॉस्पिटल क्या नॉर्मल लोगों की लाइफ में कि सेफ्टी प्रिकॉशंस लीजिए, कि जब भी आप किसी इन्फेक्टेड जगह से आ रहे हो तो जाने के पहले आप कवर करके जाओ, ग्लव्स पहन के जाओ, डिसइंफेक्टेंट यूज करो. तो ये सारे जो बेसिक जो प्रैक्टिसेस है ना, वो कोविड के चलते मेन स्ट्रीम में आ गया कि एवरीबॉडी हैज स्टार्टेड गॉट यूज्ड टू इट, कि हमको अगर नहीं करोगे तो कोरोना हो जाएगा, जान चली जाएगी. और जिन लोगों ने नहीं किया उनकी लाइफ गई भी, हजारों लाखों लोग गए हैं. तो पब्लिक अवेयरनेस में बहुत बड़ा काम हो गया. जो मोदी जी का जो स्वच्छ भारत में जितना अवेयरनेस नहीं बढ़ा, उससे ज्यादा अवेयरनेस कोरोना ने करा दिया कि मेंटेन क्लीननेस एंड डिसइंफेक्टेंट लेके जाओ, जहां भी जाओ उस हाथ को आकर धो, जाने के पहले धो, जाने के बाद धो, हर जगह पे. और साथ में एक वो भी क्या कहते हैं, कैरी करो स्प्रे, मतलब कि डिसइंफेक्टेंट के लिए. तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी है. बिजनेस जो आप बोल रहे हो ना सर, तो उसमें क्या है कि हेल्थ केयर इज एन एवरग्रीन इंडस्ट्री, कभी खत्म नहीं होने वाला है. अभी फोकस है थोड़ा बीमारी फोकस है कि लोगों को बीमारी से ठीक कर दो, मरने से बचा लो. अब कुछ दिन बाद वो मरने की जगह हो जाएगा अमर बना दो, लेकिन प्रॉब्लम नहीं जाने वाला है. उसमें भी अलग अलग सेगमेंट्स हैं. जैसे कुछ सेगमेंट है जो सबसे हाईली प्रॉफिटेबल सेगमेंट्स है, वो है कॉस्मेटिक चीजों में. बहुत सारे लोग अपने कॉस्मेटिक सर्जरी में, अपने नाक को सीधा करने में या सुंदर बनाने में, या बॉलीवुड हॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स करोड़ रुपए खर्च करते हैं प्लास्टिक सर्जरी पे, या जवान दिखने में क्या बोटॉक्स वगैरह यूज करते हैं.
उस एरिया में बहुत पैसा है, बहुत बिजनेस है, हालांकि डेंजर भी है। उसके चलते क्या होता है कि जब आप करते हो अचानक पे देखो कि अचानक बीमार पड़ गए। माइकल जैक्सन इज अ गुड एग्जांपल, कितना उसने अपने आप को ब्लैक से गोरा बनने के लिए बहुत खर्च किया और उसकी पूरी हालत खराब हो गई। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड चीज है और टफ जो चीज है ना, वो हार्ड है। हार्ड ये है कि आप आयुर्वेदिक तरीके से दवा बनाओ, टेस्टिंग भी साथ में रखो, उनके क्लिनिकल ट्रायल भी कराओ। जो अभिषेक जो बोल रहा था कि टेस्टिंग के बाद अगर आयुर्वेदिक दवा को पतंजलि जी की दवा की, वो मेरे ख्याल से बहुत फायदेमंद, वो लंबी रेस का घोड़ा है। और साथ में आपको क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक जो इतने एडवांस इक्विपमेंट्स आ गई हैं, इतने चीप भी आ गए आजकल कि आपको जरूरी नहीं कि हर चीज के लिए आपको MRI या जाना पड़ेगा। आजकल इतना हो गया कि आपके घर में आ जाएगा। और मेरा एक्चुअली वन ऑफ द बिजनेस को मैं एडवाइस करता हूँ, अकॉस MD, तो उसके जो फाउंडर्स, उनका यही बिजनेस है कि आपके अर्जेंट केयर के लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा। आपके घर में आकर आपका जो कुछ ज्यादातर चीजें होती है उसके लिए हॉस्पिटल और डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। वो चीजें हैं कि कोई आया, ब्लड वर्क लिया, यूरिन सैंपल लिया, हार्ट मेजर किया, जो ज्यादातर चीजें एक कंपाउंडर या नर्स जो होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट होता है हेल्थ केयर में, कि वो ज्यादा चीज करता है। अगर वो अच्छा है तो आपका डॉक्टर क्या करते हैं कि सारे रिपोर्ट्स वगैरह मिल गई तो फिर जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू वो शॉर्ट में देखकर, फिर उनका भी इम्पोर्टेंस है कि उनका नॉलेज वो डीप होता है, बता देते हैं कि क्या करना नहीं करना है। लेकिन जो प्राइमरी, जो फ्रंटलाइन पे जो लोग हैं ना, उनका भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्सेस का, कंपाउंडर्स का। उनका अगर अच्छा से ट्रेनिंग दिया जाए और उनको बहुत कुछ सिखा दिया जाए, उनको भी एक तरह से लाइसेंसिंग दे दिया जाए कि डॉक्टर का ज्यादातर काम एक द राइट लेवल सर्टिफिकेशन वो लोग कर सकते हैं, तो उसका फायदा क्या होगा कि अफोर्डेबिलिटी भी घट जाएगी। अभी क्या जो डॉक्टर्स हैं उनका पढ़ाई में इतना खर्चा और इतना साल लगता है कि 5 साल MBBS में लगा, फिर उसके बाद MD बनने में, फिर उसके बाद बनने में, और जिंदगी में पढ़ते रहना पड़ता है। तो 10-15 साल कोई पढ़ाई कितना पैसा खर्च कर रहा है, करोड़ रुपया खर्च कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा पैसा, अपना लोन चुकाना, पैसा लेगा भी। तो मेरे ख्याल से हेल्थ केयर को थोड़ा अफोर्डेबल बना दिया जाए, और उसके उसके केस में हम लोग आयुर्वेदिक ऑल्टरनेटिव मेडिसिन को बोलते हैं, उस ऑल्टरनेटिव को मेन स्ट्रीम मेडिसिन कर दें तो काफी। तो मैं आपको अनुज यही बोलूंगा कि आप अगर लॉन्ग टर्म का सोचना चाहते हैं तो वर्ल्ड में अवेयरनेस बढ़ रहा है टुवर्ड्स ट्राइंग आउट न्यू थिंग्स। अभी तक एलोपैथिक का डोमिनेंस था, बट बाय अगले 5-10 साल में देखेंगे कि वर्ल्ड विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स मोर ऑफ अ लाइफस्टाइल चेंज एंड आयुर्वेदिक टाइप, या आयुर्वेदिक है, या चाइना में उसको क्या बोलते हैं, चाइना में भी एक वर्ड बोलते हैं, जैसे हमारे आयुर्वेद एक चाइनीज तरीका मेडिसिन का। No, see, to put things in perspective, Atulji, while I agree what I'm saying, but I'm eager to, why I came in at this time is also address the enthusiasm of Abhishek in understanding Ayurvedic medicine. Let me also tell you that my first employment was with Maharishi Ayurved, MACL, Maharishi Ayurved Corporation, which was basically of Maharishi Mahesh Yogi had started a pharmaceutical Ayurvedic pharmacy in Gurgaon, in Faridabad. And I am kind of, very much connected with the Maharishi Ayurved, the directors and everybody. So point is that I have no disrespect towards Ayurveda. And so both the things, allopathy was the bread and butter for my family. My grandfather also incidentally was a doctor, allopath doctor. And I'm also kind of familial relations with Maharishi Ayurved and all that. So point that I'm trying to convey is that one is that there is no kind of conflict of interest when you talk of Ayurveda and this. Ayurveda has to be understood, and the understanding is that Ayurveda is not, the problem arises when Ayurveda and Ayurvedic medical systems start imitating the allopathic systems. तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयुर्वेदिक जो चीजें हैं जैसे अपने आंवला है एंड ऑल दोस थिंग्स, दे डू एक्सीलेंट वर्क इन फॉर आवर बॉडीज, and that is a 100%, whether you talk about Unani medicine or any other medicine. All medicines ultimately are coming from organic substances, in the sense
For example, I'm sure Atulji, you must be knowing there is a drug called digoxin, which is used in times of cardiac insufficiency. Digoxin is used, which is basically coming from the extract of digitalis, which is a herb. So those things, those connects are there. The problem arises कि मेरे को ये लगता है, that is my personal thing, and in fact I wanted to dig deep into it, कि ये जो आयुर्वेद का जो प्रणाली चली है कि ये हर चीज को टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं, then the problem arises कि to create that cause and effect relationship of that will always be a problem. And this is the weakness of Ayurvedic system, that they cannot get into the chemistry, the biochemistry of that, how a particular substance and the chemical in that, or the element in that is coming into the various cycles, the chemical cycles, the biochemical cycles which are going on in the human body. वो अगर प्रूव हो जाए तो there is nothing there. Another thing that I'll just take 1 minute to conclude, there is no doubt about it that when it comes to infectious diseases, including corona, there is no doubt that allopathy and allopathic systems have scored a victory. Fine, but then there is a lot of ailments in things like cancer, which are genetics, in things like SLE, so many hundreds of diseases for which basically allopathy does not have any answer apart from merely symptomatic relief कि ठीक है दर्द हो रहा है तो वो खा लो. कैंसर्स में they have applied surgery कि चीजें निकाल लो, लेकिन वो निकालते ही एकदम से फैलता है बुरी तरह से कैंसर. So cancer is a perfect example of the place where Ayurvedic systems work and can work and should work and will work. I can also say from my own colleague was there, a very dear colleague, an elderly guy who would never tell lies to me. He says his own son got treated of cancer by having a cow का वो जो वो क्या कहते हैं अपन गौमूत्र therapy, गौमूत्र therapy. Somewhere he went to Ahmedabad and he had his son undergo a गौमूत्र therapy, and he, you know, he is alive, he is well, and he was in his 30s or 40s, and he could have, you know, उस पे जवाब दे दिया था allopathic doctors ने and medical systems ने. Now these are the things. तो हमें जो ये लड़ाई का जो वो है ना कि conflict between कि हम भी घुसेंगे कोरोना में, हम भी उसमें, उससे ज्यादा we can definitely score so much if we focus our energies on genetic medicine, those things which are still impossible for the allopathic systems to address and detect. That's the point that I'm trying to say, that one should have, Abhishek, one should have equal respect. I'm saying allopathy की भी respect होनी चाहिए. स्टमक एक है हो रहा है और उस टाइम पे मैं अगर आपको कुछ काढ़ा वाड़ा दूंगा तो you will not take that. You will definitely take a Beralgan, तो अब होती नहीं इंडिया में, but something like that. So try to understand the thing and have respect for all. For that matter, you will be amused to know that homeopathic medicine, which basically started from Germany, and I have been a believer of homeopathic myself because I used to have wards here, Atulji. You have worked in health sciences, so I think you will be able to relate with it. There is no medicine which could treat my warts which started coming on my face. Wart, you understand? Massa type. Massa type on it. Yeah. So my mama, you had happened to be visiting us. He said, Anuj, जाके थूजा ले आओ तुम, थूजा 2-3 times वगैरह कुछ होता है और ये लेते रहो 2-3 महीने में. 2-3 महीने में I just kept in taking. There was no asar, no effect of that on my face, but just out of habit because my mother used to give, मैं ले लेता था. After the 3rd month, when there was no action on warts वगैरह, and I was thinking of going into cauterization. Cauterization is surgical removal of that through silver वगैरह किसी चीज से. At that time, suddenly, you know, 3rd month के बाद ये ऐसे एक दिन मैंने हाथ लगाया बॉस, वो मेरे बिल्कुल मसा ही निकल गया. और not only that, हमेशा के लिए मेरे आने बंद हो गए. Now if you notice, I have noticed ये यहाँ पे मेरे हो रखा है एक, इधर आँख के पास आया है. And once again, I am thinking of repeating the Thuja therapy because there is no medicine in allopathy which can ever help me. I know that. So have respect for all the streams of medicine. For your kind information, homeopathic has been
has been declared as absolute nonsense by America and absolutely banned in Germany, where it started from Hahnemann. Okay. So despite that, I am saying we should have an inclusive approach and a very good understanding for all these, for the sake of our own families and your own self. तो दुनिया की छोड़ो, खुद को पता रहेगा तो बहुत फायदा होगा लाइफ पर. हम भी 55 पे आ गए इस चक्कर में. थैंक यू. एक एग्जांपल देना चाहूंगा अनुज जी. जो मेरे लिए खुद भी एक मेरे कलीग है, एक्स कलीग थे जब मैं जी में था, और भी वो कॉग्निजेंट में काफी सीनियर आदमी है. उनके लाइफ में बहुत बड़े हेल्थ प्रॉब्लम आए थे, जान जाने वाली थी, बट उनको बचाया गया आयुर्वेदिक के थ्रू. तो उनको जिस डॉक्टर ने बचाया, और जो जिनके साथ कंसल्ट में उनसे टच में भी, एक हमारा ग्रुप भी है, व्हाट्सएप ग्रुप है नाउ आयुर्वेदा, वेबसाइट भी शायद है. तो उसकी जो एक्सपर्ट, जो सबसे बड़ी एक्सपर्ट उस ग्रुप में है, जो डॉक्टर है, डॉक्टर रमा जयसुंदर, एंड शी वर्क्स इन एम्स. शी इज नॉट अ डॉक्टर, शी इज अ PhD in mathematics or physics from Cambridge University. मतलब UK के top university से PhD in maths or science, and she's also done her bachelor's in Ayurveda, जो इंडिया में सर्टिफिकेशन होता है बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदा. और बैचलर्स लेने के लिए she had to give a +2 exam again, even though she is PhD from England. उनको लेना, क्योंकि आयुर्वेदिक के लिए क्राइटेरिया था, कुछ तो पेपर्स चाहिए थे मैथ्स या साइंस का. तो डॉक्टर रमा जयसुंदर जो है ना, शी इज द आइडियल ड्रीम केस फॉर मी, कि शी इज अ साइंटिस्ट, PhD है, पूरी दुनिया भर में जाके लेक्चर देती हैं, और एंड शी इज आल्सो आयुर्वेदा सर्टिफाइड है. तो वैसे लोग बहुत कम लोग हैं जो कि मॉडर्न साइंस भी जानते हैं और आयुर्वेदिक सिस्टम भी जानते हैं, या जो भी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के सिस्टम्स हैं, यूनानी और जो भी है. अरे नहीं, तो वैसे लोग हमारे ये महर्षि आयुर्वेद सिस्टम में तो इस टाइप के बहुत लोग थे. वो चोपड़ा वगैरह बहुत बढ़िया लिखते. सॉरी, प्लीज गो ऑन. नहीं, अभी डॉक्टर दीपक चोपड़ा फॉर एग्जांपल, अभी टाई का इवेंट होने वाला, तो ही इज वन ऑफ द मेन कीनोट्स. विनोद खोसला का हो गया, अभी दीपक चोपड़ा इज वन ऑफ द कीनोट्स थे एक्चुअली, उनका लास्ट वीक हुआ. तो दीपक चोपड़ा ने बहुत बड़ा इवोल्यूशन लाया है कि ही इज अ डॉक्टर, पर पूरी दुनिया में वो आयुर्वेद और हर चीज पे लेक्चर दे रहे हैं. तो उनके पास क्या क्रेडिबिलिटी आती है, क्योंकि MBBS है. अब कोई MBBS डॉक्टर आपको बोल रहा है कि नहीं तुम हल्दी खाओ या ये करो वो करो, तो उसकी बात में ज्यादा लोग दम मानते हैं, क्योंकि वो मेडिसिन को जानता है. लेकिन आयुर्वेद या जो भी बाकी सिस्टम है बदनाम क्यों हो जाते हैं, कि वो दे आर नॉट द मोस्ट क्वालिफाइड पीपल. ज्यादातर लोग आयुर्वेदा के जो डॉक्टर्स होते हैं या यूनानी या बाकी सब में, वो सारे डॉक्टर इसलिए बनते हैं कि उनको मेडिकल एग्जाम में एडमिशन नहीं मिला. तो कुछ नहीं मिला तो चलो अब आयुर्वेद कर लो. आयुर्वेद भी तो द बेस्ट ऑफ द बेस्ट पीपल जो आयुर्वेद कर रहे हैं बाय चॉइस, दे आर रियली ग्रेट. और जो आपने बताया कि महर्षि जो थे, वो सारे, या हमारे पुराने जमाने में जो ऋषि जो थे, चारवाक थे, सुश्रुत थे, तो दे वर द ऋषिज, बहुत हाईली वैल्यूड. आज के जमाने में नोबेल प्राइज विनर टाइप के साइंटिस्ट थे. लेकिन अभी जो डॉक्टर्स का क्रीप है आयुर्वेदिक फील्ड में, वो रिजेक्टेड लोगों का है. कुछ नहीं हो रहा तो चलो इजी में जाके आयुर्वेदा का सर्टिफिकेशन ले लो और कर लो. तो वो एक सिस्टम है दैट नीड्स टू चेंज, कि आपको साइंस का भी नॉलेज होना चाहिए, मॉडर्न साइंस का भी, मेडिसिन का भी, और आपको ट्रेडिशनल भी होना चाहिए. वो दोनों का कॉम्बिनेशन जहां भी हो जाएगा ना, तो आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे. यस, हेलो अभिषेक, हाँ बताओ. यस, हम एक कहना चाहेंगे कि जैसे अनुज सर बोल रहे थे कि दोनों के लिए इक्वल रिस्पेक्ट होना चाहिए. मेरे ख्याल से जो आपका पॉकेट ज्यादा खाली करता है, जो आपको ज्यादा लूटता है, तो उसके प्रति थोड़ा रिस्पेक्ट कम हो जाता है. ये मेरा थिंकिंग है, क्योंकि हम जो है आयुर्वेद और ये सब जो योग हो गया, ये सब पे हम ज्यादा विश्वास करते हैं. जैसे मेडिटेशन हो गया, ध्यान 5 मिनट का है, 10 मिनट का है, तो उससे मेरे को अच्छा लगता है कि कुछ मेरे लाइफ में बेनिफिट हो रहा है. और जो मतलब आयुर्वेद है नो, अगर आप परचेज नहीं करते हैं, तो ये एक ऐसा चीज है कि आप अपने घर में भी उसका बहुत सारा दवा बना सकते हैं. जैसे नीम का पत्ता से हो गया, एलोवेरा हो गया, एलोवेरा आप घर में भी लगा सकते हैं. लेकिन ये चीज आप उसमें नहीं कर सकते हैं, वो सब दवा में. उसके लिए आपको दुकान में जाना ही होगा.
जो दुकानदार आपको प्राइस देगा उसी रेट में खरीदना होगा। और आयुर्वेद का हमको सबसे बेटर चीज क्या लगता है कि उसका साइड इफेक्ट नहीं है, जो कि जो कि अदर वाला में बहुत ज्यादा इस साइड इफेक्ट होता है। देखो अभिषेक, ये अभिषेक 1 मिनट, क्योंकि मैं बीच में आ गया, क्योंकि देखो यू आर यंग सो अंडरस्टैंड द थिंग्स। देयर आर 3 थिंग्स, वन इज हेल्थ, वेलनेस एंड मेडिसिन। आयुर्वेद की जो भी चीजें हैं, हेल्थ और वेलनेस का जो है उसमें कोई दो राय नहीं है। उसका कोई ना साइड इफेक्ट होगा ना उसकी कोई इल इफेक्ट होगा। कोई हाँ ठीक है बहुत सारे पत्ते खा जाओ तो परेशानी हो सकती है, बट अदरवाइज कोई भी नहीं कह रहा, कोई उसमें लड़ाई है ही नहीं कि हेल्थ और वेलनेस में वो उसका वो है। लड़ाई या कह लो कन्फ्लिक्ट या कोई विश्वास या वो सब होता है, दैट इज इन मेडिसिन। मेडिसिन इज सीरियस बिजनेस। मेडिसिन इज फॉर इलनेस एंड डिजीज, कि जब तुम्हारे अंदर बुखार है 101 और 102 और आपको आशंका है कि आपको कोविड हो सकता है या नहीं हो सकता है, उस टाइम पे आप क्या करेंगे? बात उस चीज की है। और मेरा ये कहना है कि जब तक ये सब नहीं है तब तक कि अपने को ठीक है वो उसकी रिसर्च और वो सब चलती रहे, लेकिन दूसरे के लिए हो या ना हो खुद के फंडामेंटल्स क्लियर रखने चाहिए कि अभी वो टाइम नहीं है कि आप प्रोवन के पास अनप्रोवन के पास जाएं। एटलीस्ट मेरा ये मानना है। मेरे घर में खुद, इनफैक्ट दैट इज द रीजन आई हैव बीन एब्सेंट फ्रॉम दिस फोरम फॉर अ लॉन्ग टाइम। My own wife suffered from COVID. She went to the hospital for 10 days. She was in COVID, had COVID fever, and before that she was for 10 days she ran fever, and we were trying to manage it at home from paracetamol and all those kind of things. Then ultimately we had to get her admitted. I am lucky I escaped it somehow, maybe due to Ayurvedic immunity I had. My son, younger son, had it. He was young, तो मेरे ख्याल से उसको कुल 5-6 दिन के लिए आया बुखार। हमने ध्यान भी नहीं दिया। उसके बाद वाइफ को आया एंड मैं निकल गया। मेरे भी कुछ दर्द वर्द हुए, बट आई डोंट नो व्हाट इट वाज, सो आई एस्केप। सो आई एम हैप्पी टू बी विद यू बैक, एंड लकीली ये एक प्रॉब्लम हमारे बिल्कुल पास से निकल गई। सो आई थैंक गॉड फॉर दैट, एंड ऑल्सो थैंक आयुर्वेदिक, क्योंकि मैंने जब मैं महर्षि आयुर्वेद में था तो मैंने बहुत अमृत कलश वहां से खूब मिलता था फ्री में, खूब खाया है मैंने वो, राइट। सो दैट इज एक बात सर, 800 रुपए का तब होता था। एक चीज हम ऐड करना चाहेंगे कि जैसे अभी बाबा रामदेव कोरोना का ये जो भी दवाई लेकर आए हैं, ठीक है, उस पे इतना सारा बहस हुआ। सबसे बड़ा तो वो बहस ये लेकर हमको लग रहा था कि वो बाबा रामदेव कैसे निकाल सकते हैं। वही चीज अगर एक मेडिसिन का बहुत बड़ा एक कंपनी है, सारे आप लोग जान देंगे, सिप्ला करके एक आता है, उसका बहुत सारा दवा देखते हैं, वो सब कंपनी निकाला रहता ना, तो उसका इतना वाहवाही होता कि अरे निकाल दिया, मतलब इंडिया निकाल दिया। लेकिन ये क्या है कि बाबा रामदेव निकालने उसको लेकर इतना बहस हो रहा है। नहीं अभिषेक तुम यू आर यंगर इन एज, तो मेरे से रुका नहीं आता आपको करेक्ट करे बिना। सो पार्डन मी फॉर दैट। एज से मत रोकिए, आप नॉलेज से रोकिए। मैं मुझसे रुका नहीं आता, मैं इसको करेक्ट करना चाहता हूँ। तो समझो, देखो अभिषेक, इसमें, और ये तो अब तो मेरी आप बीती हो गई इन सब ड्रग्स में। एक टाइम ऐसा आया था कि वो ड्रग डॉक्टर ने कह दिया मिल नहीं रही है, आपको आज ही लाना पड़ेगा, कहीं से भी लाइए नहीं तो परेशानी हो जाएगी। तो मैं जानता हूँ कैसे वो सिप्ला की मेरे को मेडिसिन मिली है, आपको अलग से बताऊंगा उसका। फॉर एग्जाम्पल, इन द केस ऑफ माई वाइफ, देयर वाज अ ड्रग which is being used in Bombay, which is known as Actemra. Actemra is manufactured by a company called Roche and imported in India by Cipla. Cipla is one of the importers of that. Actemra है, which is, उसका drug name है tocilizumab करके है। I mean, it's difficult to pronounce. You can look up Actemra करके look up करोगे तो मिल जाएगा, tocilizumab. Similarly, there is a talk about another antiviral drug called Remdesivir. वो भी नहीं मिल रही, वो 4.5 लाख रुपए की तब मिल रही थी। कोई ने बोला था मुझे वो ले आओ, लेकिन that comes from Bangladesh. See, understand कि जो कोविड है इसको मैनेज करने के लिए बेसिकली यू गो इनटू एक्शंस ऑफ इट,
तो वो क्या करता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई ऑर्गन्स और सेल्स में बंद करता है। तो उसकी जो बिगेस्ट थेरेपी है, एंड आई विल सेंड यू द लिंक आल्सो, इज बेसिकली ऑक्सीजन दे देते हैं तो वो ठीक होना शुरू हो सकता है पेशेंट। दूसरा क्या होता है, देयर इज अ साइटोकाइनेसिस स्टॉर्म, सीकेएस बोलते हैं ये लोग, जो कि पूरे लंग्स को इन्फ्लेमेशन कर देता है। तो माय वाइफ वाज गिवन टू स्टेरॉइड्स फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। और ये जो ड्रग्स जो आप सिप्ला की बता रहे हैं, एक्टेमरा और जो आप बातें कर रहे हैं, these are proven drugs for reducing those things, already proven and gone through the clinical trial methods which from the US FDA। तो वो ऐसी नहीं है कि वो ब्रांड न्यू ड्रग्स हैं, they have already been tried। उनका एप्लीकेशन इन दिस इज टू मैनेज द डिजीज एंड नॉट टू क्योर द डिजीज। सो एंड ये मानना है कि वायरस को कोई क्योर नहीं करता है, वायरस को किसी तरह आप मैनेज कर दो ना तो काम निकल लेता है। रेमडेसिविर इज सपोज टू बी एन एंटीवायरल, तो उसका भी हो चुके हैं वो। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू से। यस यस, ये चीज हम बोलना चाहेंगे। आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे कि इंडिया का जो पॉलिटिक्स है ना बहुत ज्यादा गंदा है। हम इस सेंस से बोल रहे हैं कि बाबा रामदेव की दवा को बहुत सारे लोग इसलिए भी विरोध कर रहे होंगे कि अगर उस दवा ला देते हैं तो उनका पॉलिटिकल करियर खतरा में आ जाएगा। वही रामदेव को सलवार सूट पहनकर क्या बोलते हैं रामलीला मैदान में कूदना पड़ा था अपना जान बचाने के लिए। वो चाहते तो पतंजलि आज से 15-20 साल पहले भी ला सकते थे। तो इंडिया में पॉलिटिकली भी टारगेट किया जाता है, एक कम्युनिटी बोलिए तो ठीक है। आई थिंक पॉलिटिक्स का बात नहीं करते हैं अभी। नीरज, यस नीरज, व्हाट्स योर टेक प्लीज। अभिषेक ने जो बात कही और अतुल सर ने जो बात कही, उसमें सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि एविडेंस बेस्ड ड्रग की जो अतुल सर ने स्टार्टिंग में बात की थी, तो एलोपैथी कहीं ना कहीं एविडेंस बेस्ड है। और रामदेव बाबा का जो भी अभी विरोध हुआ है वो सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उनके पास क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स नहीं है, उनके पास कोई एविडेंस नहीं है। और वो एक जेन्युइन चीज है, मैं कहूंगा कि जो इसके पीछे थॉट प्रोसेस है कि आप ऐसे ही कैसे दवाई बना के लोगों को बोल सकते हैं कि ये सब खाओ और सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं है। आपको एविडेंस देना पड़ेगा। गवर्नमेंट भी यही कह रही है, गवर्नमेंट कोई गलत बात नहीं कर रही है, लोगों को समझना चाहिए इस चीज को। तो आपको क्योंकि आप ड्रग्स इतने बड़े लेवल पे और इतनी बड़ी फॉलोइंग है इंडिया में और कहीं ना कहीं विश्वास भी है, तो आप उस विश्वास को ऐसे बेकार नहीं कर सकते। ऐसे कुछ भी बोल के बिना एविडेंस के आप बातें करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं और पूरे सिस्टम ऑफ आयुर्वेदा पे असर पड़ता है। तो इस वजह से अभी थोड़ा विरोध हो रहा है, लेकिन आई एम होपफुल कि वो जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स के साथ आएंगे मार्केट में, और उनको आना भी चाहिए। उस विश्वास को कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उस विश्वास को जो उन्होंने दोबारा लौटाया है लोगों में, उसको बनाए रखने की। विशाल, एक इम्पोर्टेंट चीज है इसलिए मैं बीच में आ रहा हूँ, सॉरी। मैं कुछ आपका तो एक सेशन करेंगे अलग से। नहीं कोविड का ये हो गया। मैं उसी के प्रसंग में कह रहा हूँ कि नीरज की बात करते हुए एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, अभिषेक ये ध्यान रखना कि ये कोविड का जैसे 10 दिन जो था और मेरे लड़के का भी हुआ, तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग बनी इस डिजीज के लिए कि ये बहुत, जिसे कहते हैं बहुत बदमाश टाइप का बुखार है। इसमें आपको ऐसा लगता है कि ठीक होने लग गया है। नॉर्मली क्या होता है, बुखार आता है, एक लेवल पे जाता है और फिर उतरता है, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि चलो अब ये ठीक हो जाएगा। वो इन द केस ऑफ माय वाइफ, इट वेंट अप, it went down, it would go up and down etc, and she was, एक टाइम ऐसा आया कि बुखार उतर गया and she was feeling कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन that weakness was there, very high degree of weakness। now वो तो because I was in touch with the doctors and I had known people, तो मैंने फट से उनको, उन्होंने कहा नहीं अनुज फटाक से कोविड करा तू टेस्ट। so I got the test done and I got her admitted। can you believe it, after when she went to hospital there was no fever, nothing, but she started getting breathing difficulties and a lot of problems after 1 day of without fever। अगर मैं नहीं लेके जाता तो यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो बच के रहने वाली चीज है ऐसे बुखार में जो कि इतना बदमाश टाइप का है। आप किसी भी डॉक्टर से पूछ लेना, इसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है।
ऐसे टाइम पे अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा भी डिले किया है कोरोनिल वोरोनिल के चक्कर में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं सिर्फ आपको ये सजेशन देख रहा हूँ, बाकी ऑल ऑफ अस आर फ्री। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी व्हिच गोस इनटू नहीं नहीं, ये करेक्ट है। आई थिंक हम लोगों ने शुरू में बात भी किया कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो एलोपैथी का तोड़ नहीं है, वहां जाना ही जाना है इमरजेंसी में। एवरीवन इज एग्रीइंग। So what we are saying, या आयुर्वेदा या होम्योपैथी में, विशाल लेट मी कंप्लीट। मैं जो एक नेक्स्ट चीज जो बात करना चाह रहा था, जो इंडिया में मेडिकल एजुकेशन के ऊपर भी थोड़ा सा हमें एक सेशन रखना चाहिए। उसमें बहुत बुरा हाल है। उसका रीजन ये है कि हर कोई टारगेट करता है एमबीबीएस, और वहां नहीं होता है तो फिर सेकेंडरी और मतलब टर्शियरी चॉइसेस हैं बाकी की जितनी भी लाइन है। डेंटिस्ट्री अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मेरा एक दोस्त है, मतलब वो बोलता है कि अच्छा ये बीडीएस है, ये वो हारा हुआ आदमी है जिसने 2-3 बार एमबीबीएस का एग्जाम देके हार मान ली और कहा कि मैं वो नहीं बनूंगा, लेकिन मेरे को नाम के आगे डॉक्टर लगाना है। तो इस तरह की सोच बन गई है बाकी साइंसेज को लेके, जो भी नॉन एमबीबीएस नॉन एलोपैथी साइंसेज, मतलब नॉन एलोपैथी तो नहीं कहेंगे, बीडीएस में भी एलोपैथी होती है, लेकिन नॉन एमबीबीएस के जो भी एजुकेशन है उसका मतलब बहुत ही अलग से एक माइंड सेट इवॉल्व करने की जरूरत है, जिसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स और एज अ सोसाइटी लोगों को काम करना पड़ेगा, मुझे लगता है। Mr. Harry, you have some comment, please? Yes, I want to add कि when coming to testing of Ayurvedic medicines, कोई scientific proof अगर मांगे, so this is possible in I, and I don't think you can do this medicines. So it is purely like इतना advanced level पे हमने research किया नहीं अभी तक आयुर्वेदा में. So whatever research is being done on chemicals or this medicines, so that is up to the level of like availability, bioavailability of that molecule and all. So ये बहुत complex एक ये होता है जिसमें suppose the chemical, suppose अभी remdesivir, so it is an antiviral. So at that time, what is the reaction on the body? Pharma company studies the chemical based on the like what is the like fever कितने तक नीचे आया ये लेने से, ये सब चीजें वो स्टडी करते हैं लेवल में। तो इतना तो अभी पॉसिबल है आयुर्वेदिक में। एंड अनदर थिंग इज पॉलिटिक्स, डेफिनेटली, यानी मैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, बट पॉलिटिक्स विद यूएस एंड इंडियन थिंग्स, तो ये तो बहुत मेजर रोल। इवन रैनबैक्सी के सीईओ है, ही सेड कि तुम छोड़ दो, आई विल गिव यू द मेडिसिन कोरोना। दिस वाज द स्टेटमेंट ही मेड when he was जब ये कोरोना का आउटब्रेक हुआ था, at that time he made the statement that I have the solution for it, you just leave me. ऐसा ED and CBI को उन्होंने ऐसा proposal रखा था। So but thing is कि whatever medicines that Indian companies manufacture will always be targeted by their US FDA or whatever regulatory bodies are there in US. They are always targeted just because they don't want their own companies to go in loss because of Indian competition. तो proof की बात आएंगी तो there is no proof even for their medicines that this medicine, allopathic medicine, is very superb and is going because allo medicine. ऐसा कोई proof कहीं पे भी अभी तक आया नहीं है. Not even vaccine is there and not even any medicines are there. Yes, control होता है, that is true. You can control the virus, you can make changes in your lifestyle or body. And another thing, cancer के बारे में, cancer also, if you go through the articles of
medical articles जो होते हैं, WebMD and all. So you can find कि whatever chemotherapy that is given to the cancer patients, so it is nothing but it is a placebo effect. It creates a placebo effect. यानी किसी ने एक दवाई दे दी, बोला कि आप ये खा लेना, आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा. Whatever problem you share, it is more of a psychological support that you get in the hospital. तो जो नर्सेस होते हैं उनके बीच में आपको पेशेंट को लेके गए और ने पूछा कि कैसे हो सर, कैसा लग रहा है अभी आपको, कैसे हो मैडम. सो ये सब जो बातचीत होता है उसमें दे फील कंफर्टेबल. एंड जो मेडिसिन है कीमोथेरेपी, दैट इफेक्ट्स द नॉन कैंसरस सेल ऑल्सो. जो कैंसर सेल्स है उसको तो इफेक्ट करता ही है, उसके साथ साथ जो सेल्स में कैंसर नहीं है उसको भी इफेक्ट करता है. सो इट इज जस्ट दैट ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है वहां पे कि ये मेडिसिन से या ये केमोथेरेपी से यू विल बी क्योर्ड. इट इज जस्ट अ प्रोबेबिलिटी कि आप पहले से बेहतर हो जाओगे. सो यस, कम हो जाएगा. सो इवन जो मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, इवन दे टेल द सेम थिंग कि दो इट इज गुड, देयर इज आल्सो अ वार्निंग विथ एवरी मेडिसिन. schedule H drug warning so and so, excessive intake will cause dizziness XYZ. तो ये सब तो हर मेडिसिन में आएगा एलोपैथिक के. सो दिस इज जस्ट अ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन. आपके लिए कौन सा चीज सुइटेबल है ये आपको और आपके डॉक्टर को पता चलना चाहिए. देन ओनली यू विल बी एबल टू लाइक सर्वाइव. इफेक्टिव वे से आपका जो प्रॉब्लम में सॉल्व हो जाएगा. बिल्कुल. एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ. आई थिंक वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. विल कंटिन्यू टुमारो. आई थिंक जो हरी जी ने भी बोला, बहुत सारा एविडेंस भी ना, लेट्स से अमेरिका में स्टार्ट हुआ, अमेरिकन पे टेस्ट हुआ और पूरा दुनिया गिनी पिग बन गई उसकी. सो वी शुड थिंक अबाउट दिस. इज द इम्यूनिटी सेम इन ऑल कंट्रीज? सोचना होगा. ठीक है, इस पे कल डिस्कस करते हैं थोड़ा. ओके. और WHO का रोल पे भी हम लोग को डिस्कस करना चाहिए कि क्या WHO जो बोलता है वो 100% सही बोलता है क्या? ठीक है, या WHO भी इन द डिस्कशन किसी का वो गुलामी कर रहा है. करेक्ट. चलिए, आज के लिए गुड नाइट. कल बात करते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक. एंड गुड दैट वी आर रिकॉर्डिंग इट फॉर अदर्स आल्सो.